अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वासी और वकास हबीब राना साहब। कैसे ना साहब, ठीक ठाक हैं? आज आपकी कुछ तबीयत नासाज लग रही है। वालेकुम तबीयत नहीं ना ठीक। ये मैंने बनवा लिया 650 रुपए का एक बना हमारा। तुमने खुद बनवाया कि किसी ने कोई स्पॉन्सरशिप कंपनी की तरफ से है? कंपनी है, नया दौर मीडिया कंपनी। अच्छा नाज़रीन, हमारे टॉपिक से ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक और आईनी तरमीम ज़ोरों शोर से पार्लियामेंट के अंदर आगे से बुलडोज की जा रही है या पेश की जा रही है, आप जो मर्जी समझ लें, वो की जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम है। प्रोपेगेंडा आपकी तरफ से अभी हम डिस्कस करते हैं कि प्रोपेगेंडा है या नहीं, वो हमारा टॉपिक है 27वीं आईनी तरमीम। उसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान का एक वफाकी इदारा है, पहले FIA होता था, बहुत सारे NCC ISC ऐसे करके हो गया। वह काम उसका वही है जो FIA करता था कि लोगों से पैसे पकड़ के उनको ब्लैकमेल कर रहे का। वो उसके भी मजीद एक FIR हो गई। हम नहीं कह रहे, और खुद ही FIA नहीं, उन पर FIR करनी शुरू कर दी हैं। तो हमें शुक्र है कि जरा मौत मिल गया, हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। हसन, डर डर के सहाफत नहीं होती ना, डरा करें आप, कोई बात नहीं। और वैसे भी देखिए उठाए गए ना तो हम उठाए जाएंगे, और आप नहीं उठाए जाते। अच्छा चलो, और अगर राज साहब की गारंटी के ऊपर कि हम नहीं उठाए जाएंगे, और अगर कोई ज्यादा मसला हुआ तो माफी मांग लेना, कोई मसला नहीं है, थोड़े बहुत पैसे दे दिएगा। अच्छा, कितने पैसे? डिपेंड्स, जितने आपके पास हैं उसका 20% आप दे देंगे बस। अगले महीने उठा लें फिर। मेरे पास 1 लाख इस महीने ना उठाएं। मेरे पास अकाउंट में पड़ा हुआ है कोई 1,10,000 रुपया, जो 22,000 रुपए के हिसाब से तुम्हें उठा लें, उसका 22,000। हाँ, मैंने आज ही क्रेडिट कार्ड का आखिरी टॉपिक बता लूं मैं जरा, कितना आपका क्रेडिट कार्ड की टोटल मैंने मिनिमम 72,000 वो पे पूछ किया रहे है। कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है? 3 लाख। हाँ, तो बस उसके हिसाब से 60% भाई इस दफा उन्होंने वो एनुअल फीस भी डाली हुई थी, वो ओवर हुआ था। हाँ, अब 60,000 आपने, लेकिन लिमिट है ना, उसका 20% भी आपने उनको देना है। आखिरी टॉपिक ये है कि इंडिया के पहले बात कर ले उठाने से पहले, बिकॉज बंदोबस्त करना पड़ेगा पहले कर ले। हाँ, होना नहीं, कह देना कि यार ये इतने पैसे भिजवा दो। आखिरी खबर ये जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इंडिया के दारुल हुकूमत के अंदर एक धमाका हुआ है। पता नहीं इस वक्त जो है अर्ली स्टेजेस हैं इन्फॉर्मेशन की, तो वो धमाका को CNG ब्लास्ट है, एक टेररिज्म का इंसिडेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। इस सबसे पहले लेकिन नाज़रीन, आप हमारा जो ये वीडियो है इसको लाइक किया करें। लाइक करेंगे तो और लोगों की टाइमलाइंस पे जाएगा और लोग हमारा शो देखा करेंगे। तो शुरू कर लें। और आप देख ही रहे हैं तो लाइक कर लेना, लाइक करके आप कहें चलो दूसरों की फीड बेल बजा के भाग जाता है, कोई लाइक करके भाग जाता है। आपको लगे कि मैंने लाइक किया तो ये किसी और की फीड में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका चलता मेरे हिस्से का कोई और देख लेगा। आपका चलता रहेगा कि मैंने लाइक कर दिया, कोई और देख ले। हम क्यों ये समझते हैं कि हमारी ऑडियंस इतनी डम्ब है कि उसको बिल्कुल ही बात नहीं समझ। तुम्हें क्लैरिफिकेशन नहीं, हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है वैसे। वी आर सो लकी टू हैव दीस सच एन ऑडियंस। However many they are. No, I mean, यार देखो, they are there, but it's just यार क्वालिटीज की बात करो ना, हमारे अच्छे क्वालिटी वाले फॉलोअर्स कम है लेकिन बहुत क्वालिटी वाले व्यूअर्स। अच्छा, अब ये बात है, ये क्वालिटी पाकिस्तान में, वो एक फिल्म थी ना, उसमें अमिताभ बच्चन कहता है उसने तुझे 2 मारे, उसने तुझे 10 मारे, तूने उसे 2 मारे, लेकिन तूने क्या कमाल के 2 मारे। शीशे के खड़ो अमर अकबर एंथनी में, आई गेस। वाह। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजू बहस बना हुआ है, सबसे बड़ा मौजू है, बहस बात है चल रही है, वो है 27वीं आईनी तरमीम। जी। उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी सारी तो खैर। देखें, आज के दौर में जंग जो है वो हाइब्रिड हो चुकी है। उसके अंदर जो है वो ये नहीं है कि एक अलग अलग लड़ा जा सकता। ही इज एस्टैब्लिशिंग कि उसमें हमने क्या बात करी, बताओ ना यार। अली ने जो अली वो दे रहा है ना, वो कहते हैं ना टेक कंट्रोल, पॉइंटर्स आए हैं। नहीं, अली ने जो जिस तरह के आज के दौर में जंग जो है वो हाइब्रिड हो चुकी है। पुराने वाले दौर की जंग नहीं रही है, सिनर्जी होती है। सिनर्जी का एक नया मीनिंग आया है, उसके मुताबिक सब ने इकट्ठे होकर लड़ना होता है, तो उसमें यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत होती है। ये नहीं हो सकता कि नेवी जो है वो कुछ कर रही हो, फौज कुछ कर रही हो और फिजाइया कुछ कर रही हो, तीनों के अलग अलग सरबराहान हो। ये ऐसा हुआ पाकिस्तान में 99 में कू हो रही थी, आर्मी कू करी जा रही थी, नेवी और एयरफोर्स को पता ही नहीं था। हाँ, तो आर्मी कारगिल की जंग लड़ी जा रही थी, उन दोनों को बताया नहीं था किसी ने कि भाई हम जंग में लड़ रहे हैं। कि बतौर सरबराह आपने बताना है उनको। नहीं तो अब हो गई बात, हो गई, बंद कर दें कैमरे, वो कर दी अली ने, बस इतनी थी इस पे। ये बात है, 243 नहीं है इस पे। और नहीं, ये तो अली ने 243 की बात की है। 243 में मैंने आपको ये बताया कि 243 में यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत है। हमें इजाजत है वैसे बात करने की? नहीं, इजाजत क्या मतलब, हमारे से किसी ने राब्ता नहीं किया। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि मना कर, हामिद मीर को मना किया, सबको मना किया। तू नहीं बोलना, दूसरी भी सारे बोल, तू खबरदार, तू बोले। दूसरी डोमेन पे भी आया ना, वो काजी फायदीसा की डोमेन, मतलब सॉरी काजी फायदीसा की डोमेन। इस तरह मेरा सवाल है कि वो चीफ जस्टिस साहब जो है हामिद मीर साहब के खिलाफ पंगा लेने लगा हूं। क्या बात ये है कि मैं बता दे किससे लेने लगा, ले लेता हूं, फिर आप बता दिए किससे। बात यह है कि पाकिस्तान की 3 तरह की अफवाज है, जैसे सारी दुनिया में होती है।
अब कहा जाता है कि जी जो फौज होती है जिसका मेन रोल होता है, मेन कैरेक्टर एनर्जी जो है वो जिस भी फोर्स के पास होती है वो फिर बाकी दो के ऊपर, जैसे बरतानिया जो है वो नेवल फोर्स थी, पाकिस्तान जो है उसकी बर्री फौज जो है उसका मेन रोल है। बिल्कुल है। मेरी समझ में नहीं आती ये बात, क्यों? बर्री फौज ने तो हमारी कभी कुछ नहीं कार्रवाई डाली। मैंने गलती की, मुझे सवाल ही नहीं आया है कि जो मुझे काउंटर को मुझे पता था दिस वाज गोइंग एंड आई स्टिल गॉट कॉट। आई नो द ब्रो, स्ट्रिप जितना मुल्क है, ठीक है ना, अगर बर्री फौज जो है उसका तो काम हो, अगर आप लेट्स अज्यूम कि आपकी बर्री फौज जो है वो जमीन का कंट्रोल उसके पास है, ठीक है, रुक जाए, और दुश्मन जो है उसके पास एयर कंट्रोल है, हु हैज द एज इन योर व्यू? द थिंग इज वो जो दरवाजा गेट क्रॉस करना होता है ना उसके लिए एयरफोर्स का जेट क्रॉस करके नहीं जाएगा, वो पैदल वाला एयरफोर्स का जेट क्रॉस करके जाता है। वैसे नहीं, वो जाता है, वो जाके बताता है कि जाता है, काम खत्म हो गया, जाके उनका जहाज गिरा के वापस उनका जहाज लेकर आता है। यार अली जो मैं बात कर रहा हूं, और बात है, हम अब वापस आ जाए प्लीज। मैं करूं इस पे? हां सर, कैन वी कम बैक? अली हैज गॉन समवेयर इनटू अनदर वन। सर देखें, मामला पता क्या है, जब इंडिया ने हम पे अटैक किया तो उसको जो पहला पंच मारा है ना वो एयरफोर्स ने मारा। क्या पंच? 7 जहाज 8 जहाज गिरा दिए उनके, एक UAV इंक्लूडेड, और मतलब उसके बाद मामला बहुत ही ख़राब हो गया था, यानी रह गया था इंडिया। उसके बाद ये हुआ कि 10 को हमने डिसाइडेड कि अच्छा अब हमने इनको लताड़ना। उन्होंने हमारे एयर बेसिस पे किया और फिर हमने वो कर दिया। अब वहाँ पर जो बड़ी फौज है ना और जो मिसाइल प्रोग्राम है हमारा विच इज़ कंट्रोल बाय द आर्मी, वो एक्टिवेट हो गया और उन्होंने फिर दे दरते कमाल किस्म की ना उनकी ऐसी की तैसी की। अब उसमें कमाल ये था कि इंडियन जहाज़ उड़े नहीं। जो एयरफोर्स ने जो साइबर फोर्स बनाई हुई है ना उसने ये किया था कि वो मतलब उसने बेड़ा गर्क कर दिया था इंडिया का। उसने स्टेशंस बंद कर दिए, उसने जो बिजली घर थे वो बंद कर दिए, जो श्रीनगर वाला एयरपोर्ट था उसकी लाइटें बंद कर दी, यू नेम इट। और वो पाकिस्तान जब हमला कर रहा था 10 मई की सुबह तो जहाज़ नहीं उड़े इंडिया के, उन्होंने उड़ाए नहीं इस डर से। सो एयरफोर्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट किया है। अब हुआ ये है उसके बाद कि अगर आप जेन्युइनली देखें ना, मतलब आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते जो एयरफोर्स ने किया है, लेकिन आप उसको भी अंडरमाइन नहीं कर सकते जो हमारी आर्मी ने किया है। लेकिन हमारी आर्मी जैसे कि बात हुई इज़ अ डोमिनेंट फोर्स व्हेन इट कम्स टू नेवी और द एयरफोर्स, नंबर्स में भी और अदरवाइज भी। तो अब एक वो जो यूनिटी ऑफ कमांड की जो बात है ना, द कॉन्सेप्ट इज़ कि आपने जो करना है आप करें, आप जो डेवलप कर रहे हैं वो करें, पर सानू भी दसो हमें भी पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, और फिर एक ही जगह से ये सारा मामला हो। जो एयरफोर्स का था ना वॉर रूम, जिसमें कुछ सहाफ़ियों को जाने का शर्फ भी हासिल हुआ। अच्छा बस मैं ये रुक जाता हूँ, मैं कुछ और कहने लगा था। और वो वहाँ से जो मामला तो हो रहे थे ना, सो वो बड़े इंटरेस्टिंग थे और वो बड़े डोमिनेटिंग थे इस वॉर में। सो अब वो ये होगा कि जो आर्मी चीफ हैं, बीइंग द एयर मार्शल एंड आल्सो द डिफेंस ऑफ चेयरमैन ऑफ डिफेंस फोर्सेस स्टाफ है ना, नहीं डिफेंस फोर्सेस, चेयरमैन ऑफ डिफेंस फोर्सेस इस तरह कुछ में ओहदा बना ना, तो वो उनकी सारी जो स्ट्रेटजी होगी उस पर नजर होगी। राणा साहब मेरी बात एक आप सुने, ये आपने जो सारी बात बताई है, इससे ज्यादा मैं आराम से और मध्यम अल्फाज में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। वाली ने थली जो डाल दी थी, हाँ, जो बात है बैलेंस आउट कर दिया। अच्छा मेरे भी थोड़ा सा इसमें गुजारिश, राणा साहब ने मेरी बात को एंडोर्स किया। हाँ, वो सिनर्जी वाला तुझे तो वो आया हुआ ना, नहीं वो ठीक कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो असल जो टॉकिंग पॉइंट्स जो आपका ऑफेंसिव है वो तो आपकी एयरफोर्स के पास है। Can I ask you a question, बोल? जो आपकी बर्री फौज है ना, वो इस वजह से डोमिनेंट फोर्स है कि मुल्क पर कब्जा करने की पावर उसके पास है। मैंने पहले ही बताया था कि दरवाजा फलांगने के लिए जब भेजना है बंदा PM हाउस का, तो वो हवाई जहाज नहीं जाना, वो वाला वो एक स्पाई साहब ने जाना है, वो आपको पहले बताया था आपको, तुमने बात सुनते नहीं। 111 ब्रिगेड तो एक अच्छा बात ये है कि मुझे आप दोनों से पूछनी एक बात, ये आपने सारी बात बता दी। अब इसमें हुआ ये, इफ आई कैन करेक्टली असेस ऑल ऑफ दिस, इज़ कि जो एयरफोर्स है और नेवी है उसको इन अ वे मातहत कर दिया गया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हुआ करते थे पुराने, और अब वो जो भी कुछ कहलाएंगे उसके, और कहा गया कि इससे सिनर्जी बेहतर हो जाएगी। ऐसी कह तो ये रहे हैं। अब मुझे एक सवाल बताएं कि इस वक्त कल से रोना डाला हुआ है इन लोगों ने पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड दानिश्वर हैं, इसमें इस्तेहकाक जो मजरू हुआ वो तो पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स का हुआ।
इसमें अवाम कहाँ से आ गए जिनका मसला है ये कि इनके साथ उनके हकूक पे कोई डाका डल गया है और रोना पिटना डला हुआ है इस मुल्क के अंदर कि पता नहीं क्या हो गया। इस सारे के अंदर अवाम डायरेक्टली कहाँ इफेक्ट हो रहे हैं? क्या वो कोई अवामी आदमी था सर? जिसने नेवी का काम कर रहा था? या कासिम गिलानी इज अ लेजेंड। मेरे तैयार लगी उन्होंने वो आज पहुंचे जब कौमी असम्बली, तो आपको पता है ना वो मेंबर है नेशनल असम्बली के, वो आए तो वहाँ पे एक मीडिया वाले ने उसने कहा सर ये जो तरमीम हो रही है वो आवाम के लिए कुछ है? वो मुझे लगता है कि वो तीखा नाश्ता करके आए थे, उन्होंने आते ही उन्होंने कहा नहीं अवाम के लिए कुछ नहीं है। उसने कहा अवाम को कोई लेना देना नहीं इसके साथ। उसने कहा मैंने तो इनको प्रपोज किया था अपनी पार्टी को कि वो हमारा सूबा बना दें मुल्तान वाला ना, तो उन्होंने कहा वो नहीं माने, उन्होंने कहा अभी जिस पे एग्रीमेंट है वही काम करेंगे। तो देखिए ये जो अवाम का मामला नहीं है, ये जो सिलसिले हैं ना इसकी कड़ियाँ कहीं और मिलती हैं। जब आप वो जुडिशरी वाले मामले पे आएंगे ना फिर मैं आपको नहीं वहाँ पे तो चले फिर हम सोचेंगे कि वहाँ पे तो क्लेम किया जा सकता है अवाम का मामला इसमें ये है भाई, नहीं वो मैं सुनने लगे कि ताकत का इर्तकाज एक हाथ में, खास तौर पर यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं है ना कि चंद हाथों में, एक हाथ में ताकत का जब इस कदर इर्तकाज होता है तो वहाँ पर फिर इंसानी हकूक मजरूह हो सकते हैं, ज़्यादा चांस है कंपैरेटिवली। तो ये जो बात है कि अवाम के लिए कुछ नहीं है, देखें तरमीमों में अवाम के लिए कभी कुछ नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग टू डू विद अवाम। और वो जो सेकंड अमेंडमेंट के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अमेंडमेंट ऐसी थी जिसमें अवाम का डायरेक्टली कोई मतलब कोई सेगमेंट जो है वो मुतासिर नहीं, उनको कोई नुकसान या फायदा तो होता होगा। अब आपके जी 18वीं तरमीम में अवाम का क्या फायदा हुआ? उनको पैसे मिले सूबों को, वो कह रहे हैं हमें तो नहीं मिल रहे। नहीं ये तो गवर्नमेंट को मिल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना गवर्नमेंट स्पेंड तो कर रही है ना यार। जब आप ये फायदा मतलब बिल्कुल हुआ, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा अपना पॉइंट कंप्लीट कर ले, वो मुझे करने देना। तो बात यह है कि कभी भी अवाम को डायरेक्टली आके तो कोई पैसे नहीं दे रहा होता ना, कुछ ऐसी पॉलिसियां बनती हैं जिससे अवाम पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। इससे ठीक है ना, इससे ये जीरो इफेक्ट है, पॉजिटिवली भी ये इतना कह सकते हैं आपके हाँ जी वो नेगेटिव इम्पैक्ट कोई सच इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तुम्हारा पहला जो पॉइंट है वो वाला इर्तिका वाला, ताकत के इर्तिकाज वाला, देखिए जहां तक इर्तिकाज के बात है उसकी सिर्फ लेजिटिमेसी हो रही है, इर्तिकाज ऑलरेडी है अवाम के। ये जो आर्गुमेंट है ना कि जी इसमें अवाम को कुछ मिलेगा, अब गिलानी साहब जो है वो बिला वजह मुझे बात बताएं, गिलानी साहब ने पीटी के टैक्स का वो पेश किया, उनका तो सबसे बड़ा मसला आज के लिए चल रहा है कि उनके मतलब है मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी बात सुने ना, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि वो जो है ना कि उनके पास जो है वो उनको सूबा मिल जाएगा तो फिर कुछ हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस एंजॉय कर चुकी है खुद गिलानी फैमिली भी, कुरैशी फैमिली भी, लगारी फैमिली, खोसा फैमिली और मज़ारी फैमिली और बुज़दार फैमिली। तो ठीक है ना, तो मुल्क के बड़े बड़े बलोच सरदार जो साउथ से हैं, मखदूम्स जो हैं वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। जहांगीर तरीन भी आप उधर से कहेंगे ना, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर चुके हैं, खाकवानी साहब वगैरह वगैरह। तो ये कहना कि जी वो सूबा बन जाएगा तो इनके दिल में कोई यकायक ऐसी कोई रहम आ जाएगा कि ये अपने इलाकों को जो है वो तरक्की देना शुरू कर दें, वो अगर इन्होंने करना होता तो इनके पास सेंटर था जिसके पास सारी पावर थी, तो इन्होंने तब कर लेना था। फिर वो ये एक ड्रामेबाजी होती है, और वो ये कहना कि जी इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, अवाम के लिए कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। खैर मैं ही कह ही नहीं रहा था कि अवाम के लिए कुछ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग देयर इज नथिंग इन दिस और नॉट दैट आई एक्सपेक्ट देयर टू बी एनी, बट सवाल ये था कि इसको इतना बहस का जो बनाया गया, इतना शोर डला है, वो कह रहे हैं लावे फट जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अवाम का क्या है, अवाम का लेना देना कोई नहीं, वो आपस में तुम्हारी वाली वो वाली बात तक आई एग्री कि ठीक है वन मैन इज बीइंग मेड पावरफुल, बट यू नो दिस हैज हैपेंड बिफोर इन दिस कंट्री, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज ऑलरेडी द केस विद और विदाउट 27 हां, और वो सर्कल है वो चलता रहेगा। अच्छा 27 में राणा साहब दूसरी तरफ है ना, वो जज साहब उसी तरह वो जो शोर है ना वो जिनका आप कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, वो दुकानें बंद हो रही हैं। किसकी दुकान बंद हो रही है? जियो शोर डाल रहे हैं, एलडीए में ऑपरेशन कर रहे हैं जो वो यार ये जो 184(3) खत्म हुआ है ना, ये इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। यू मस्ट गो बैक टू जुलाई 2022 जब परवेज अलाई साहब को जबरदस्ती सीएम बनाया गया था और चौधरी शुजात ने एक खत लिखा था जिसमें उसने कहा था, अपनी पार्लिमानी पार्टी को कहा था कि आपने वोट नहीं डालना इसको। यस। और बंदयाल ने कहा था कि सदर के पास, ये पार्टी के सदर के पास ये वो इख्तियार ही नहीं है कि वो अपनी पार्टी को कह सके कि किसको वोट डालना है। उसने कहा पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है वो बताएगा। ये रो रहे हैं बैठ के आज, ये जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये रो रहे हैं, ये रो रहे हैं आज बैठ के, वो अदलिया बड़ा बदलिया, पता नहीं क्या हो गया अदलिया, तो जी वो नीचे आ गई, अदलिया का वकार मजरू।
वो बंदा बंदयाल उसने आयन को छेड़ा सिर्फ इस वजह से कि वो परवेज इलाही वो बन जाए। वो 2022 में जो उन्होंने जजमेंट लिखी थी उसके अंदर उन्होंने ये लिखा, एक बड़ा टेलिंग जुमला था कि अगर इंसान को अपनी पिछली गलती का वो हो जाए, इदराक हो जाए, तो उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। वो अली इमरान के नहीं उसकी वजह में एक केस था, उसकी वजह ये है कि 2018 में जो ये जजमेंट थी कि पार्लियामेंट्री लीडर और पार्टी का प्रेसिडेंट एक जैसी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, लिहाजा नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं दे सकते, वो नाअहल हो चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब को जो इस काम से नाअहल के वो पार्टी के टिकट्स नहीं दे सकते सेनेट इलेक्शन में, वो भी डिस्क्वालीफाई करने वाला जो जजमेंट थी, ऑल्दो उस बेंच के हेड जो थे वो साकिब निसार साहब थे, लेकिन जो उसकी जजमेंट थी उसके ऑथर जस्टिस बंदयाल थे। और फिर आप आए May 9 पे, May 9 हुआ और उसके अगले दिन जब इमरान खान साहब को लाया गया कोर्ट में तो मर्सिडीज़ का प्रोटोकॉल लगाया गया और उनको रेस्ट हाउस में ठहराया गया, उनकी फ़ोन पे बातें करवाई गई और फिर उनको कहा गुड टू सी यू कहा गया। ये जो चीख रहे हैं इनको वो वाला बंदयाल चाहिए, दे वांट दैट जुडिशरी जिसने रौनक लगाई हुई थी यहाँ पर। इनकी चीखें इस वजह से निकल रही हैं क्योंकि वो जो याया अफरीदी है वो लिफ्ट नहीं कराता, वो इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रोपेगेंडा में, अपनी PR में, अपनी खबरें निकलवाने पे। वो चुप करके आइन और कानून के मुताबिक अपना काम कर रहा है। इस मुल्क का बेहतरीन एक चीफ जस्टिस आया काजी फायद ईसा, ये लोग बैठ के उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको कहते हैं कि वो पता नहीं ये था वो था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आइन और कानून पे चलता था। उसने एक फैसला दिया, आपकी पार्टी का वो इलेक्शन नहीं हुआ, उसने आपसे सिंबल ले लिया, तो क्या करता वो आपका? कहता आपने अपने आइन पे आप इतने नलायक हैं, नाहल हैं, निकम्मे हैं कि आप अपना बनाया हुआ आइन उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो चलो कोई बात नहीं ना करो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारा साइन देता हूं। ये उसके वो पड़े हुए हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं। और ये जो बाहर बैठे हुए हैं यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि हमें फाइलें दिखाते थे तो हम आके बता देते थे। ओ भाई फिर तुम अब किस मुंह से सहाफत कर रहे हो? वो आज हमें बता रहे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए और आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा होना चाहिए। और तुम्हारा कासिम सूरी जिसने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुई तो वहां उसने फवाद चौधरी के कहने पर यह कहा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन बैरूनी कुव्वतों की वजह से एक साजिश है प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के खिलाफ और मैं इसको रोकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये आइन तोड़ने वाले नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हसन उन्होंने सोचा, जज ने लिखा था कि उन पे लगना चाहिए। फिर ये अब लोग यानी आइन तोड़ने वाले हमें ये कह रहे हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन का ये होना चाहिए, आइन का वो होना चाहिए। अरे भाई आपका क्या लेना देना आज़ाद अदलिया के साथ? आपकी आज़ाद अदलिया वो साकिब निसार थी जो एक फिरौन आदमी था जो साद रफीक को खड़े होकर कहता था कि तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि हम वो कौन से चने हैं, स्टील के चने हैं, तुम्हें मैं बताता हूँ। और उसने उसको अंदर डाला, उसे छोड़ा किसको? और ये अदलिया की बात करते हैं, कमाल हो गई है भाई। आज अली तेरे हिस्से की तो बातें राणा साहब ने कर दी। नहीं बिल्कुल, राणा साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इसमें इन जजेस के साथ तो देखें मुझे कोई हमदर्दी नहीं है जो इस वक्त बड़े बड़े जज बने हुए हैं। आज़ादी इजहार और आज़ादी अदालत के जो अलमबरदार जजेस हैं उनका भी किरदार हमें पता है ना। शेमफुल डे है, देखें डॉन कह रहा है शेमफुल डे है। हाँ, तो वो जो जज साहब हैं जिन्होंने अभी वो एक लेटर लिखा है, वो 23 पेजेस का, पता नहीं 26 पेजों का, उन्होंने 27 का लिखना चाहिए था उनको, पूरे करते। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने चीज़ जैसे कहा कि आपके दौरे हुकूमत में या आपके उस पर एट योर वॉच ये क्या गेम डल गई है अंधेरी नगरी में। हाँ, तो उन्होंने ये उस वक्त जजमेंट दी थी 2019 में कि वैसे तो आइन में गुंजाइश नहीं है बाजवा साहब को जो है वो क्या कहते हैं देने की एक्सटेंशन, लेकिन मैं पहले से 6 महीने देता हूँ, उसमें पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर ले। सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग दे रही है पाकिस्तान के अंदर। फिर जब वो 17 जनवरी को इलेक्शन होना था, 14 मई का इलेक्शन था, 17 जनवरी को इन्होंने जो असेंबली डिसॉल्व की थी दोनों सूबों की, तो उसके अंदर जो लेटर्स लिख रहे थे वो अथर मिनल्ला साहब जो आजकल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, भाई तुम्हारा वास्ता क्या है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? तुम आ गए हो इधर, तुम इधर बैठ के अपनी जजी करो, जो तुम्हारा काम है वो करो। पहले वो लगे हुए थे कि वो आपने देखी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन, पूरी दुनिया ने देखी, वो हमने देखा है। उन्होंने कहा हम मुकम्मल सच नहीं बोलते,
हमारा मसला ये है कि हम जब पोजीशंस ऑफ पावर में आ जाते हैं, हम मुकम्मल से इतने क्लोजेट में जितने स्केलेटन्स अतहर मिनल्ला साहब के हैं ना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के चंद ही जजेस होंगे जिनके होंगे। ये वो जज साहब हैं जो ये नवाज शरीफ साहब जिस वक्त वहाँ थे लंदन में थे, तो उनसे कहा गया कि जी वो अदालत उनकी जो है वो स्पीच के ऊपर पाबंदी है, वो दिखाई नहीं जाती, तो आप इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जी वो नहीं दे सकती अदालत ने, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको और दोबारा वो केस ही नहीं लगाया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उस टाइम, तो लोग समझते थे कि यार ये आज़ादी इजहार वाला बंदा है ज़रा, तो इसकी ज़रा सुन लेते हैं। मगर वो भी पूरा ही था ना, मतलब उनको पता था कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं जाना। वो अदालत खोल के बैठ गए थे जब बाजवा साहब को, इमरान खान साहब को सिर्फ खदशा था कि इमरान खान साहब हटाना, तो फिर जब इमरान खान साहब जो हैं उनका केस हुआ, तो अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी उनको इजाज़त दें, आप वीडियो के ऊपर उनकी जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए। अभी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो मैंने तो बड़ी बड़ी बातें सुनी है इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, के ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के भी एक बड़े जज हैं जिनका शायद गालिबन ताल्लुक़ रहा है माजी में इन जजेस के साथ बड़ा करीबी, तो वो इनको जो है वो राब्ते में रहते हैं। तो मेरा ख्याल है राब्ते में रहने में कोई बुराई नहीं है, आप अपने बड़ों से सीखते हैं, और जाहिर है कि जब आप एक गली में रहते हैं सारे तो कहीं ना कहीं तो इकट्ठे होना है, शाम को बैठ के चाशा भी नहीं है, लेकिन वो राब्ते में रहें। लेकिन जो वो है ना आपकी इंटरफेरेंस किसी एक अदालत के जजेस के साथ जो है वो आपका राब्ता होना उसके अदलिया के कामों के हवाले से, और उसके अंदर लोगों को बातें समझाना, मेरा ख्याल है कि 2009 में 7 से लेकर 9 तक जो एक मूवमेंट थी जिसके तहत जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो है वो बहाल हुए और पूरी अदालत बहाल हुई, पुरानी वाली सुप्रीम कोर्ट, उसमें फ़ौज ने जजेस को एक पार्टनर बनाया था, एस्टैब्लिशमेंट का पार्टनर बनाया था। और वो जो उस वक्त का आर्मी चीफ था वो इसी तरह का बंदा था, वो आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान वाला टाइप का बंदा था, वो इस टाइप का बंदा था जो थोड़ा सा मिल के खेलने में, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो पीपल्स पार्टी को पावर भी दे रहा था गवर्नमेंट को, साथ साथ वो सदर जरदारी जो थे वो सदर भी थे, उनको टाइट भी रखा हुआ था, लेकिन साथ साथ काम और साथ वो ऑपरेशंस भी कर रहा था तालिबान के खिलाफ, लेकिन उनके साथ जो है वो नेगोशिएट भी कर रहा था। इमरान खान को भी रखा हुआ था, लेकिन उसने साथ जो है वो मियाँ साहब के साथ भी चैनल्स ओपन रखे हुए थे, अमेरिका को तंग भी कर रहा था, लेकिन साथ पेपर जो है वो ओबामा साहब को प्रेजेंट भी कर रहा था। तो वो जजेस के मामले में भी उसका यही रोल था कि यार ये ना पार्टनर्स हैं इन आवर सिस्टम, तो इनको जो है वो कुछ रोल दिया जाना चाहिए। ये जो बंदा है ना आर्मी चीफ, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये कह रहा है नहीं भाई, जब पावर मेरे से निकलती है तो मेरे पास ताकत का सरचश्मा मैं हूं, तो मैं जिसको देना चाहूं दूंगा, जिसको मैं नहीं देना चाहता मैं नहीं। अच्छा, आप इसमें से मेरा हिस्सा, अपना हिस्सा तलब करने के लिए मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मेरे से मांगे। ये जो है ना एक बात है, ये 27 अमेंडमेंट का ना, ये ज़रूरत क्यों पेश आई है, ये जो सारी हो रही है ना अदलिया में भी जो मामला तो हो रहे हैं। सो देखिए, मैंने उस दिन आपको पिछले भी हम एक दफ़ा जिक्र कर रहे थे कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट थी ना जब ये आई थी 2022 में, तो दे वर वेरी वीक। वो मैं उस वक्त भी आपको ये बता रहा था और मैंने जिक्र भी किया था कि ये जो बंदियाल ने इलेक्शन कराने का एक फ़ैसला भी दिया था, तो वो सिचुएशन जो थी ना वो इस तरह की थी। इस टाइम जो एस्टैब्लिशमेंट है ना वो कोशिश कर रही है कि जो सिस्टम है ना वो अपने हाथ में कर सके, और जो इमरान खान को 2011 से 10 से एक पूरी मतलब एस्टैब्लिशमेंट ने, रियासत ने, ब्यूरोक्रेसी ने, वकीलों ने, जजेस ने प्रोपेल किया, उसका प्रोपेगेंडा किया ना, वो एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट बनी हुई थी। वो 22 में ख़त्म नहीं हो गई इमरान खान के जाने से। इनफैक्ट वो उसी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का वज़ीर आला बनवाया है, उसी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को यानी वो जब गुट्टू CEO वाला मामला हुआ ना, जी जाएँ कोई बात नहीं, आपकी गिरफ्तारी गलत हुई है, तो वो वाला मामला हुआ, तो वो इस्टेब्लिशमेंट इंटैक्ट थी। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, इस पर मेरा ये मेरा ये थीसिस है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये ओल्ड इस्टेब्लिशमेंट से अपने जो पावर है उसको वापस ले रही है। और ये एक वक्त ये आ गया था कि ये जो अदलिया है, बीच में इतना कि वैक्यूम आया जब ये लोग गए, फैज़ वगैरह चले गए, बाजवा चले गए, तो चूँकि वो कंट्रोलिंग पावर थे इन जजेस के, ये बंदियाल और सारों के, तो जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई उनका वो इंट्रैक्शन ही नहीं था उन जजेस के साथ, दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल दैम। तो ये जो जजेस थे एक ब्रीफ पीरियड के लिए ये इतने, वो जिसको कहते हैं ना आपे से बाहर हो गए कि वो अपने फ़ैसले करने लगे थे। और वो जो फ़ैसले थे वो थे क्योंकि एक जज साहब की रिश्तेदार एक शादी में बैठी लाहौर में, और उन्होंने PTI वालों को कहा कि तुम लोग क्यों फ़िक्र करते हो
तुम लोग तैयारी करो दिसंबर में इलेक्शंस की। 25 अक्टूबर को फायज ईसा साहब हो रहे थे रिटायर और नए चीफ जस्टिस आने थे और वो प्लानिंग ही कुछ और थी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अली उस दिन बात कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो परमानेंट होती है, उसकी फोर्स जो होती है वो परमानेंट होती है। सो दिस एस्टेब्लिशमेंट इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि इनके कोई लूप होल्स ना हो, ये अपनी जो पावर है उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो जजेस हैं इनका सिर्फ ये है, मुझे जो इनकी चीज़ अच्छी लगती है और मैं या अफरीदी को उस इंतहाई तारीफ करूँगा उनकी, कि ये लोग कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है, जो आइन है, जो कानून है, उसको फॉलो किया जाए। ये जो है ना कंप्लीट जस्टिस, यानी वो जो था नजरियात, वो क्या था, नजरिया ज़रूरत, उसके बाद कंप्लीट जस्टिस, ये सब बकवास है। ये आइन से आपने जब वो हटना होता है या उससे आगे जाना होता है, उसको रीराइट करना होता है ना, फिर ऐसी टर्म्स आती है कंप्लीट जस्टिस। और भाई तुम्हें किताब दी है, उसको पढ़ो और उसमें से फैसला कर दो कि हाँ भाई ये लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। ये कंप्लीट जस्टिस, भाई आप कौन होते हैं कंप्लीट जस्टिस करने वाले? यानी कि आपको दिया ही है वो लिमिटेशंस। इसी वजह से ये तो इस्लाम, अगर आप मज़हब को देखें ना, मज़हब में से अगर हदूद निकाल दें, जो लिमिटेशंस हैं, अगर आप उनको निकाल दें तो फिर क्या रह जाता है पीछे? यानी बाकी मज़ाहिब में आप जो मर्जी करें, हमारे मज़हब में कुछ हदूद है, हम उसमें रहते हैं। आइन ने आपको जहां पर लिमिट किया वहां पर लिमिट हो। नहीं कंप्लीट जस्टिस होगा, वो सारी सीटें जाएंगी जी उधर। तो ये तो कोई बात ना हुई, आप उनका दिल कर रहे हैं। सो इस वजह से ये 27वीं तरमीम को कर रहे हैं और शायद 28वें भी इसी वजह से आए, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनको वो लोग अपने हिसाब से चीज़ों को कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मैंने जो वो बात की थी कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये एक पॉइंट पे इतनी वीक थी कि अगर इमरान खान साहब चल के नमाज के पास चले जाते, नवाज शरीफ के पास, अपने आउस्टर के बाद, तो इस मुल्क में जमहूरियत इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। अच्छा यार, नहीं हुई, बहुत बेहतरीन काम है। पाकिस्तान में जमहूरियत चल नहीं सकती, मौसम ठीक नहीं है, गर्मी बहुत होती है। सेठी साहब ने इस पे पूरा जमहूरियत ठंडे मुल्कों में चलती है और सेठी साहब को उन्होंने शो किया इस पर, और सेठी साहब के बाद में फिर डांट भी पड़ी है उनको बहुत ज़्यादा, लोग उनके ऊपर हुए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे ये कह रहे हैं, वहाँ ज़ोरान ममदानी को जमहूरियत की फतह का वो मुबारकबादें दे रहे हैं, ये खुला तजाद है। सेठी साहब अच्छा बगला तरफ चले, उसमें सिर्फ मुझे उनकी बात वो अच्छी थी, लेकिन बात यह है कि वो चाइना वाली मिसाल देनी, हम टोरें थोड़ा सा आगे, क्योंकि वहाँ पर पीएलए नहीं रूल कर रही। पीएलए नहीं रूल कर रही, क्या मतलब? पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो इंचार्ज नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन वो चाइना वो आर्मी, रशिया में आप देखें ना, लेकिन वो वन पार्टी उसी की आर्मी है ना, मतलब उस पार्टी की आर्मी है। हमारी इंस्पिरेशन जो है वो रशिया तो नहीं है, हमारी इंस्पिरेशन खैर वेस्ट भी नहीं है। तो सेठी साहब कहते हैं हमारी, माफ कीजिएगा, कुछ जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कोई बीकन ऑफ होप नहीं है जो काश होती, उसकी जो आइडियल्स थे वो बड़े खूबसूरत थे, लेकिन वो है नहीं असल। मुझे यही लगता है कि दिस इज द टाइम वी शुड स्टार्ट अ डिबेट कि पाकिस्तान में ना क्या चल रहा है। ये जमहूरियत वाला यार, हम डिबेट बड़ी दफा कर चुके हैं, ये राउंड साइकिल है, अब छोटे होते हुए अभी है, बस जो हो रहा है पाकिस्तान में यही चल रहा है जो हो रहा है। हां, पाकिस्तान में जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है और ऐसे चल रहा है। ऐसी 28वीं 29वीं 32वीं 38वीं 48वीं आप थोड़े अरसे बाद जो है वो लगता है कि जी वो आर्मी चीफ जो है वो वीकन, जब वो रऊफ क्लासरा साहब ने कहा कि अच्छी बात है, इनको ज्यादा पावर दे दें, फिर वीकन होना शुरू हो जाता है बंदा, तो उनको फुल पावर दे दी, फिर वो वीकन होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब वीकन होते हैं तो फिर वो कई सियासी जमातें जो है वो उठती हैं, उनमें से वो कहते हैं यार बेनजीर भुट्टो को गोली मार दो, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दो, शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर बना दो, गिलानी साहब वगैरह को या किसी को, मखदूम अमीन फहीम वगैरह को किसी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर लगा दो, सदर साहब आप जरदारी साहब सदर बन जाए क्योंकि आपने बड़ा अच्छा काम किया, वो खप्पे शप्पे का नारा लगाया, लेकिन आपकी इम्यूनिटी मिल जाएगी 5 साल की, लेकिन आपको छोड़ना हमने नहीं है, ठीक है ना। तो आपने और साथ आपके जो है वो एक चीफ जस्टिस बिठाया हुआ है जिसने ये कहा हुआ है कि अगर आपने जो है वो ये जजेस वाली तरमीम वापस ना ली तो मैं आपकी जो है ना वो पूरी की पूरी 18वीं तरमीम जो है वो फारिग कर पहली दफा ये आज ये इतना रोना रो रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये पार्लियामेंट उसको ताबे कर लेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बात ये कि जब उस वक्त जजेस के बारे में, जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में पार्लियामेंट ने कानून साजी की, जिनकी अपॉइंटमेंट के बारे में कानून साजी, उन्होंने कहा हम इसको कानून साजी को नहीं मानते, इसको वापस लेके जाओ और हमारी मर्जी की कानून साजी करके लेके आओ। हमारी अपॉइंटमेंट कैसी होगी इसके लिए? इस मुल्क में बड़े बड़े तमाशे हुए हैं, नहीं हम वो 147वां नंबर है। देखिए वो मैंने घुमरो साहब को सुना, वो जो अटॉर्नी एडवोकेट जनरल रहे हैं सिंध के माजी में, फरतुल्लाह बाबर साहब भी थे उस तकरीब के अंदर, तो उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा जब जरदारी साहब को उन्होंने ये पैगाम भिजवाया कि हम पूरी जो है ना क्या कहते हैं 18वीं तरमीम वापस घर भेज देंगे, तो उस वक्त जरदारी साहब को ये मशवरा दिया गया था कि करने दें, कि इनको करने दें, आप दोबारा तरमीम करें,
दोबारा तरमीम करके इनके सामने लाकर रखें, इनको गंदा होने दें जरदारी साहब को। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी मशवरा आ रहा था कि देखें इस वक्त एक बड़ा अच्छा माहौल है, आप जितना हो गया है उतने पे खुश हों, बाकी को छोड़ दें। मेरा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट को एज द सुप्रीम लॉ गिवर उसी वक्त अपनी जो अथॉरिटी है उसको असर्ट करना चाहिए था। Probably it was not possible जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को उस वक्त के Because realities यार realities बड़ी different है। Let's be honest ना यार, पाकिस्तान की realities मुख्तलिफ हैं। हाँ, हर वक्त पाकिस्तान में कोई ना कोई ग्राउंड रियलिटीज मौजूद ऐसी होती हैं जिनकी बिना पर आप ये सारी किताबी गुफ्तगू नहीं कर सकते। पता नहीं मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सी गंद को साफ करते करते कितना मजीद गंद फैलाएंगे। वो हमारा वो कोई नहीं है कि हमारे में कितनी कैपेसिटी है मजीद गंद को अब्सॉर्ब करने की। हाँ, we'll keep on making the same mistakes and we'll keep on expecting कि हमारी मिस्टेक जो है ना इस बार ठीक हो जाएगी, इस बार ठीक नहीं हो, उस बार और इसमें कोई शक नहीं है कि 27वीं तरमीम 26वीं 28वीं ये भी मिस्टेक्स ऑब्वियसली है ना यार। अभी देखो ना हम बैठ के कहते हैं, मेरा ख्याल है 73 के आइन के बाद से हमने सिर्फ गलतियां की। पता नहीं अभी तो बहुत ज्यादा अब तू चाहता है कि दूसरी तरमीम हमने 58 अब तू चाहता है कि सेकंड तरमीम को डिस्कस किया जाए है। नहीं फिर मिसाल के तौर पर 58 को इन्वॉल्व करना है, इसके अंदर घुसाना, या वो जो क्या कहते हैं वो स्पेशल कोर्ट्स बनाना, ठीक है, वो फौजी अदालतें बनाना, उन्होंने खुद ही करते। साथ ही जो पहली अमेंडमेंट्स हुई थी वो मेरा ख्याल है वो रेंडिशन करने की रियासतें अपने पास ताकत को वापस ले ली 45 दिन के लिए। मसला यहाँ पर ये है कि हम बैठ के कहते हैं कि 24 के इलेक्शंस नहीं सही हुए। हाँ ठीक है, आज नहीं कहते हम, दूसरे दिन कह रहे थे। वो कहते हैं 18 के इलेक्शन सही हुए हैं। नहीं, वो कह रहे थे ना गलत बात नहीं करें, वो ये नहीं कहते 18 के इलेक्शन ठीक हुए हैं। वो कहते हैं कि 18 के इलेक्शन में भी बाजवा साहब ने इमरान खान की सीटें चोरी कर ली हैं। अच्छा, आप अजीब बात कर रहे हैं, आप कह रहे ठीक हुए हैं। अच्छा सुने, अब ये फर्क पूरी रीराइट हिस्ट्री हुई है। सुने ना, अब ये फर्क है, इसलिए बहस नहीं हो और सकती। ये बहुत एक बंदे ने बहुत अच्छी बात मैंने कल पढ़ी कहीं पर, मुझे नहीं पता किसने लिखा था, उसने बहुत अच्छी बात की थी। उसने कहा कि ये आप इस बारे में याद रखिएगा कि मुस्तकबिल का मोर्रख भी यूथी है। तो बस अच्छा मेरी बात सुने, तो 24 के हम ये कहते हैं, हम वी आर नॉट ब्लाइंड, या हमें किसी का एजेंडा टो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार रहा है, हम उस पर बात करते हैं, जुडिशरी पे बात करते हैं। ये बड़े बड़े अपने सो कॉल्ड जो हैं अपने जमहूरियत पसंद टॉप के कोर्ट रिपोर्टर्स, वो आज लगे हुए हैं, वो 22 से हिस्ट्री लेसन शुरू कर रहे हैं, वो हमें कहानियां सुना रहे हैं कि जी ये पता नहीं क्या हो गया, वो पता नहीं क्या हो गया। यानी कि कोई बंदा ये बात करने को तैयार नहीं है कि जिसके लिए आप खड़े हुए हो, जो आपको इस टाइम बहुत प्यारा लग रहा है, जिसकी वजह से आपको डॉलर्स आ रहे हैं, उसको तो कहो कि भाई वो अपने 18 वाला गुनाह तो मान ले, उसकी तो माफी मांग ले। वो समी इब्राहिम ने माफी मांगी है ना, तो आप समी इब्राहिम ने कहा है कि मैं जाके फाइलें देखता था, वो मुझे फाइलें दिखाते थे, मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं आके नवाज शरीफ को चोर कहना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर। नहीं, बात सुने, ये जो समी इब्राहिम साहब ने जिस फाइलें देखने के बारे में बात की है, इसी से मिलती जुलती बात वो तारिक मतीन साहब नहीं, इमरान रियाज साहब तो खैर आप उनको छोड़ दें, आप उनके साथ आप दोनों जो है ना हर वक्त वो कर चुके हैं ना ये बात। तारिक मतीन साहब ने एक ट्वीट की हुई कल, और लेटेस्ट बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी फाइलें मुझे भी दिखाई थी एक अफसर ने को थे, तो मैंने उन्हें कहा कि ये कच्चे से सबूत है, मैं तो इस पर प्रोग्राम नहीं करूंगा। तो आप सोचिए तारिक मतीन साहब ने इनकार कर दिया, ठीक है यार। कैसे कोई सबूत होंगे? तारिक मतीन साहब में एक अच्छी बात है कि वो अल्ताफ भाई के भी बड़े पक्के आशिक थे, और वो इमरान खान साहब के भी बड़े पक्के आशिक हैं। अल्ताफ भाई के बारे में तो वो ये कहते हैं ना कि भाई उन्होंने उनको नौकरी लगवाई थी, ठीक है ना, MQM के कहने पर उनकी नौकरी लगी थी, और वो प्राइवेट महफिल में बैठकर, और उसके बारे में लोग जो है वो बाकायदा ट्विटर के ऊपर लिख चुके हैं कि भाई तुमने मुझे खुद अपने मुंह से कहा था। तो तारिक मतीन साहब का केस जो है वो बड़ा एक पेक्यूलियर केस है, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर वो एक मुख्तलिफ नौइयत के एक शख्सियत है। मोहब्बत दो बार नहीं हो सकती। पेक्यूलियरिटी क्या है इसमें? पेक्यूलियरिटी ये है, जो हमारी उम्र है इसमें तो मोहब्बत होने का रास्ता बन रहा है आजकल। देखिए ना, बहुत से नोबडीज इमरान की वजह से आर समबडीज के तारिक मतीन साहब जो हैं वो वी कीप सेइंग दिस, वो लाइन चेंज करते हैं। अच्छा, बहुत दफा करते हैं, मैं बहुत दफा उनको देख चुका हूँ। वो बड़े सटल 2-3 साल का उनका एक आता है साइकिल, उसके बाद वो एक नई साइड पर जाते हैं, फिर वो एक नई साइड पर। ये बार बार कहते हैं कि ये लोग बन गए इमरान खान साहब की वजह से, इमरान खान साहब की वजह से, मतलब इट्स अ म्यूचुअल वो फायदा बेनिफिट। आज शायद इमरान खान साहब की वजह से इनको फायदा हो रहा होगा, गो बैक 10 ईयर्स, इनमें से जिन लोगों ने इमरान खान साहब को उस वक्त प्रमोट किया होगा, क्या पता इमरान खान साहब को उस वक्त इनमें से बहुत सारों की प्रमोशन का फायदा हो। हामिद मीर और इमरान खान की केस एग्जांपल जो है उसमें हु बेनिफिटेड हुम का सबसे ज्यादा हुआ है, तो मेरा ख्याल है मीर साहब ने फायदा दिया खान साहब को शायद, और उसके बदले में
वो वैसे ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की हिस्ट्री एक में। और बंदे का भी अगर कंट्रीब्यूशन किसी है। बंदे ने तीलियां लगाई हैं इस मुल्क में सही जेन्युइन किस्म की, तो वो हामिद मीर साहब हैं। एंड ही इज अ ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, काम ही यही है उनका। अच्छा यार, इससे पहले कि हम सारे सर्कल्स में मौजूद इससे पहले रहते कि हम हैं। अपने सारे बुजुर्गान सहाफियों को बैड माउथ कर ले, अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। FIA के यार वो तारिक जो मतीन साहब बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्ग पे एतराज है, बैड माउथ करने पे एतराज नहीं है कि बुजुर्ग के कहने पे हमने एतराज बैड हो माउथ गया भी है। नहीं किया उनको। अच्छा, मैंने करने तो नहीं। पेक्यूलियर केस का। अच्छा, मैं हाँ। जैसे सिनर्जी ऐसे पेक्यूलियर। कितने NCISCE क्या है? NCCI है। मेरा दिल NCCI नहीं कर रहा अगले टॉपिक पे जाने। NCCI है मेरा नाज़रीन। दिल कर रहा है मैं इनको NCCI ये दोनों का जो दिल कर रहा है उसके बाद हम चुके यार जाएंगे। नाज़ मतलब साहब ने जो आते एस्टेब्लिशमेंट के पालतू रहे हैं हैं। हाँ। वो हमें कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के हक में बात कर रहे हैं। अच्छा आप pro चले देखिए establishment हैं। मेरा एक इसमें यार वो सवाल कह है। रहे हैं कि हम पुराने वाले के थे, और सबसे मजे की बात है वो एक भाई साहब देखिए को इसमें एक मसला हाँ, होता है। मसला ये होता है कि वो लेट्स अनपैक। वो अभी भी जागे हैं। नहीं लेट्स आंखें भी अनपैक खुली दिस। हैं। So बात everybody ये नहीं है, seems- ये नहीं है। बात ये है कि जिस वक्त ना मैं जब आज दूसरा 2011 टॉपिक नहीं होना नाज़रीन, इसी पे आज बात फंसी रहेगी। चलो, अब यहाँ चलो। फैसला होके जाएगा। 2011 में ना जिस हाँ। वक्त मैं PTI का एक जाला था, तो मैं ये सोचता अली था भी अच्छा था। मुझे ना अच्छा, आपने आपको यूथिया नहीं कह रहा। यार उस वक्त नहीं थे यार ये चीज। हाँ, और उसमें एक वो और भी I बहुत think- बड़ी बात है ना, वो ये है कि मैंने अपने आप को तब्दील किया, तो इसका मतलब है मैं बहुत सारे मामलों में, सिर्फ PTI के सपोर्टर होने के मामले में नहीं, मैं एक बड़ा कट्टर मौलवी भी रहा हूँ। तो बात ये है कि ये जो 2011 में ना मुझे मेरे वालिद साहब ने I ये can imagine Ali being that Maulvi kind of a guy. हाँ, Looks like that. मेरे वालिद साहब ने जो है ना वो मुझे कन्विंस कर लिया था कि PTI के पीछे जो है अली वो का भी पीरियड है establishment तारिक मतीन की। दो साल का। फौज जो है ना वो इमरान खान के पीछे है। उन्होंने मुझे 2011 में कन्विंस कर लिया था। किसने? मेरे वालिद साहब ने। अच्छा। तो मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि हो सकता है कि फौज पर ठीक कर रही है, इसका मतलब है इस दफा वो सही लोगों को लेकर आ रही है। आखिरकार तो आखिरकार Finally. और एस्टेब्लिशमेंट ने भी सीखा है अपनी गलतियों से। हम अब ज़ाहिर है 22-23 साल का जो बच्चा होता है उसको क्या पता कि ये सीखते ही नहीं। बड़ी खतरनाक उम्र है वो, तो बड़ी खतरनाक। जो सीखता है वो चला जाता है। एग्जैक्टली। सो जो 20 या लोग इश्क कर 2011 लेते हैं, में या लोग इस तरह की चैपल। तो वो जो अच्छा, अब इसमें मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मसलन हारून रशीद साहब, ये पुराने खिलाड़ी हैं ना, ज़ियाउल हक के दौर के ये 2 नंबर लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो कि उस दौर के अंदर जो है वो पले बढ़े और वो PTI के सपोर्टर थे, एस्टेब्लिशमेंट ने उनको साथ लिया, लेकिन फिर जब PTI से एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब हुए तो वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए, PTI के साथ ही रहे। कुछ हैं केस जो कि हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। उनके बारे में मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उनके बारे में कोई गलत लफ्ज़ मुंह से निकालूं। मैं बेहिसाब उनसे इत्तेफाक नहीं करता किसी भी बात पर, लेकिन उसके बावजूद मतीउल्लाह जान जैसे लोग हैं, मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं हाँ, मुंह से मतलब आई निकालता, ठीक है वुडंट ना? केयर के मतीउल्लाह जान के ऊपर उन्होंने आइस का पर्चा डाला, मैं आपको आइस बेचता होगा, वो मुझे कहोगे मेरा आइस नहीं ख्याल कि बेचता वो है। आइस बेचते हैं। ख्याल नहीं, उनके मुझे अंदर- यकीन है कि वो उनके आइस नहीं 10 बेचता उनके अंदर होगा। 10 गलत बुराइयां हो हाँ, सकती होंगी गलत हैं, बुराइयां, लेकिन बहुत वो सारी। नरगिसियत भी है, हाँ, वो सब कुछ है। है, लेकिन मैं इमरान ये खान। वो है थोड़ा सा साफियों है, के इमरान खान। इतना मैं बोलूंगा, है नरगिसियत ना? तक मैं रहूंगा। साफियों के इमरान लेकिन खान। इसके बावजूद मैं ये नहीं कह सकता कि जी ये बंदा जो है ना वो पैसों की खातिर ये सब कुछ कर रहा है, बिकॉज उसने Because सफर he भी बहुत believes किया in that. पैसों। हाँ, He हाँ, believes in because he that. believes in that. लेकिन Whether कुछ he's लोग right or हैं, wrong in his belief is a different question. समी इब्राहिम is one of those people Who do it for money? Are you saying who that? do it for a glass of rum. आटे पे आटे पे बिकने में। समी इब्राहिम used to do a पार्लियामेंट के लिए शो ऑन दुनिया TV फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पुराने कपड़ों के लिए। क्योंकि उस वक्त जो है वो पैसे आ रहे थे पार्लियामेंट को ऊपर चढ़ाने के लिए। वो मुख्तलिफ जो अमेरिकन और UN की जो एजेंसीज थी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर आने की, तो उसके अंदर आपको जो है ना वो एयर टाइम बाय करना होता था, तो वो एयर टाइम बाय करके किसी बंदे को वहाँ पर बिठाना होता था। तो उन्होंने अपने आप को वो पिच किया हुआ था आइडिया, उसके लिए वो बैठ कर एक प्रोग्राम करते थे और उसके अंदर की पैदावार है सारे, ठीक है ना। ये जो समी इब्राहिम टाइप के कैरेक्टर्स हो गए, हारून रशीद टाइप के कैरेक्टर्स हो गए, फिर एक बड़ा गंदा कैरेक्टर है इनमें, वो आफ्ताब इकबाल, ठीक है ना। ये जो किरदार है ना, इमरान रियाज हो गया, ठीक है। ये जो किरदार हैं ये हैं वो स्टिंक जिसे कहते हैं ना, बदबूदार किरदार। इनके साथ मेरा सीरियस इशू है। किसी का नज़रियाती मसला है, किसी की नज़रियाती सोच है, कोई भी मसला नहीं मैं कह रहा उसको, ठीक है, उसकी बात और है। लेकिन जो ये वाले किरदार है ना, ये हैं प्रॉब्लमेटिक, कि जिन्होंने बड़े सोच समझ के एक लाइन देखी है कि यार मुझे इस वक्त किस चीज़ का फ़ायदा है, और बहुत इनका इंटरेस्ट बेस्ड जो है ना वो है सारी जो पॉलिटिक्स है इनकी। दैट इज़ माई प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो कहते हैं ना हमें फाइलें दिखाई गई, ये इस काबिल भी नहीं है कि इनको कोई बुला के ना चाय पिलाए और फाइल दिखाए।
इनको वो आता था व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप इनको डायरेक्ट भी नहीं आता था, इनका एक हैंडलर रखा हुआ था, वो डिस्ट्रीब्यूट करता था वो सारा जो दिन का एजेंडा होता था ना वो। ये जो यूट्यूबर्स है ना, नहीं खैर मैं डिसएग्री करने की बात मैं मुझे पता डिसएग्री ही कर रहा हूँ, नहीं। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अली को पता है, अली बताएगा। बात ये है कि ये जाते थे हाँ। और उस जमाने की जो एस्टेब्लिशमेंट थी ना, हाँ। वो भी इन्हीं के लेवल की थी। अली प्लीज यार, वो इन्हीं के लेवल की थी। सारे अली सारे वहां खोली जाएगा भाईजान, यार, वो मुझे जो मुछड़ था ना, हाँ। वो छोटे छोटे लड़के यार 18 21 22 साल के, उनकी तस्वीरें लगा के वो दिखा रहा था प्रोजेक्टर पे। ठीक है, तस्वीर थी उसमें, अल्लाह ना करे कभी इस तरह की हाँ, तस्वीर गोल है, दायरे वो प्रोजेक्टर पर लगा के हाँ, तस्वीरें हाँ, दिखा कि रहा था। ये वो मुख्य बच्चे, दुश्मन है। उनमें से एक लड़के ने मेरे से डीएम पर कहा, उसने कहा भाईजान कोई बाहर काम वाली बेल बजाती है ना, मुझे लगता है आगे नहीं मैंने लेना। बिल्कुल ऐसे। तो ये उस इनका लेवल, ये थोड़े हुए गिरे हुए लोग थे जिनका लीडर ये हो। आपको पता है ना इस बात का कि वहां पर बुला के ये असद उमर से इंप्रेस्ड थे, जेन्युइनली इंप्रेस्ड थे। वो अली वो गेम चेंजर एंगल का वो शायद मेतला वाले जिसको इंटरव्यू 6 में, महीने बाद कह रहे थे इनको कटो, शायद मेतला वाले इंटरव्यू में उसने बाजवा ने कहा हुआ है कि हम यूथिये थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेतला साहब ने पूछा कि जजेस, तो बाजवा साहब ने कहा जजेस भी यूथिये थे। मेतला साहब तो मास्टर्स ऑफ द क्राफ्ट में से हैं, तो वो तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं। बाजवा साहब ने कहा, मुझे बाजवा साहब की किसी बात पे कोई एतबार नहीं है। बाजवा साहब उनके सामने अपना दिल खोल के रख दिया। हाँ वो भी तो बात खोल के रख है, दिया आर्ट है। हमने सनम को हालांकि उनसे कोई 25-30 साफियों ने ये मुझे बस इस बात से इतराज है, क्या ये आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो, ये मैं पीटीआई वालों को ना और ये जो साफ़ी हैं इनको बताना चाहता हूँ, आपकी सारी स्ट्रगल इस वजह से है कि हमें दोबारा गोद ले लो, और कोई स्ट्रगल नहीं, और सबकी यही स्ट्रगल है। हमें बेवकूफ़ ना बनाओ, हम यहाँ बैठ के ये नहीं कहते हो नून लीग ने बड़ी ना सूल पसंदी वाली पार्टी है या पीपल्स पार्टी बड़ी ही है। हमें पता है रियलिटी का, और आप अपनी रियलिटी अपने वो जिसको कहते हैं ना, डोंट बी अ हिपोक्रेट, कहो कि तुम लोग इस काम के लिए हो। वो इमरान खान बैठा इस वजह से है कि मेरे साथ दोबारा दोस्ती कर लो, हम याराने करें, बागों में फिरें। वो जो बाग में नहीं बैठे होते थे, वो फैज एक तरफ और बाजवा एक तरफ, वो दोबारा बागों में फिरें एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर, ये वो चाहता है। और ये हमें कहते हैं कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, और हम तो कल भी बोल रहे थे, हम आज भी बोल रहे हैं, हम आइंदा भी बोलते रहेंगे। ये दोनों बोल रहे हैं, मैं भाईजान एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल खामोश हूं। बहरहाल यार वो बात ये कि अल्लाह एस्टेब्लिशमेंट की बाहरें लगाई रखे जो मई से हुई हैं, बाकी दिल्ली में धमाका हो गया। हाँ, दिल्ली में धमाका हो गया। अच्छा, आप उसको कवर कर लेते हैं। तो अभी तक जो इतलात इनिशियल हैं वो ये है कि जो लाल किला है दिल्ली का, उसके पास किसी गाड़ी में धमाका हुआ है। उस गाड़ी के धमाके की वजह से मजीद गाड़ियों को भी आग लगी है, और इनिशियली तकरीबन 8 लोगों के फौत होने की या मरने की इतलात है। 15 को लेकर गए थे, उसमें से 8 ऑलरेडी डेड थे। अच्छा, बात ये कि एज वी आर डूइंग दिस शो, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन एग्जैक्ट नहीं है। ऑब्वियसली इंडियन मीडिया तो आपको पता है, हमने जो भी उनके साथ जंग में देखा है, उन्होंने कराची तबाह करा दिया, लाहौर की पोर्ट बन गई थी, कोई बकवास वो करते रहते हैं। तो वी कैन नॉट गो ऑन व्हाट दे आर डूइंग। अब सवाल ये है कि कल एक दिल्ली के अंदर इसी तरह का कोई ऑपरेशन भी किया गया था, जिसमें कोई जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने दिल्ली की पुलिस के साथ मिलके को क्रैकडाउन किया था। कोई एलिजेड दहशतगर्दों से पता नहीं कितने टन बारूद बरामद हुआ था। मेरे ख्याल से JKLF के थे शायद, या किसी, या आपको पता है वो इंडिया ने कोई नाम बनाए होते हैं मल्टीपल, वो बिंगो खेलते हैं नामों का, तो लश्कर जंगवी या लश्कर आसमान फितरत कुछ इस तरह का नाम बना लेते हैं जो उनका दिल करता है। तो ऐसी कोई चीज़ थी, बट देयर इज समथिंग दैट। अब अली ने पिछली दफ़ा बात की थी, बिहार का एक इलेक्शन है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था ना। हाँ जी, कल है कल उसका आखिरी लास्ट डे। अब ये सारा कुछ बिहार के इलेक्शन पे भी इफेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज मोस्टली तो उसकी आज के दिन तक, चूंकि वो स्टेज वाइज है, तो बहुत कोई और इलेक्शन होगा आगे 2 महीने बाद। नहीं, ये बिहार ने तंग किया था ना, उन्होंने कहा था बिहार पे जंग होगी, मुसीबत। तो हम इसलिए आज़िम को बताते जाते हैं ना, तुसी नवा इलेक्शन काट ले आयो, बस कर दो सारी जंग दे मौके मुफ्त जा रहे हैं। देखिए उसकी पॉपुलैरिटी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, उसका भी तो सोचे ना। लेकिन वो जीत रहा है बिहार। जी हाँ, बिहार वो जीत रहा है। जो अभी तक इतलात हैं उसके मुताबिक बीजेपी इज इन वेरी गुड पोजीशन इन बिहार। ओके, वो दोनों आपस में उन्होंने फिर वहां पे भी वही हुआ होगा कि वहां पे कल शहजाद अकबर ने भी अपनी वीडियो लगाई, लालू अमित शाह प्रसाद को लेकर आए हूं। आप शहजाद अकबर की वीडियो देख, शहजाद अकबर की वीडियो में अमित शाह नहीं आ रहा, चलता वो आ रहे हैं, चलते शहजाद अकबर खुद आ रहे हैं। शहजाद अकबर ने, वो अमित शाह नहीं है, नहीं, शहजाद अकबर खुद है भाई इज इंस्पायर्ड बाय अमित शाह। आप क्यों नहीं समझ रहे? another of establishment's products again। हाँ, मजे की चीज है। सैफरॉन का वो दुपट्टा नहीं था उनका। अच्छा, आपको पता
पता है ये जो है एक जगह गाड़ी में बैठे कुछ कर रहे थे तो जो ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स नहीं होते वहां से उसमें जो कैमरे होते हैं वो जो तस्वीरें कराची वालों की allegedly वो वीडियो है नहीं अमित शाह की हो रही है यार। पाकिस्तानी अमित शाह अच्छा इनकी वो वीडियो इमरान खान को जाके किसी ने दिखाई, उन्होंने कहा देखो ये करता पे उनकी तो allegedly वो साहब का वो एक मॉडल गर्ल जो थी उनके साथ भी तो फटा हुआ था, फटा नहीं हुआ था, कुछ चक्कर था जिसकी वजह से इनका दुबई वाला था ना, जिसकी वजह से वो दुबई वाला जिसको अवार्ड बाद में घड़ी बेचने के ऊपर दिया है रियासत ने। उमर वो यार वो जो नॉर्वे से पैसे फ्रॉड करके भागा हुआ है, जो नॉर्वे हैरान हो गया था, जिसको मेडल मिला है, जिसको हमने जब पाकिस्तान का हाईएस्ट मुझे बंदा याद आ गया, नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा, आपको भी नहीं याद आ रहा, सोफिया मिर्जा, हाँ मुझे नहीं पता। तो वो खैर उनके साथ भी कोई allegedly उनका कोई मसला था और उसके मेन इल्जाम लगाया था इन्हीं के ऊपर। वेरी प्रिटी यार, उसमें कोई शक नहीं। We are not discussing women. We are not discussing women. This is 2025. This is not 2020 or And in 2025, what do we discuss? We do not discuss women. Well, if you want to we do not objectify women. We do not घोड़े और बैल, मतलब हम अगर आप औरतों के बारे में पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो खलीलुर रहमान कमर ने मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया, कल उन्होंने लगाया, उन्होंने पॉडकास्ट देख लो। अच्छा वो मैं मंटो नहीं हूँ जो उन्होंने ड्रामा लिखा है यार, वो भी वैसे बड़ा मजेदार ड्रामा। वो उन्होंने मंटो नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें एक एक्टर मेरा दोस्त है, वो जो उस्ताद के साथ उसको स्टूडेंट को प्यार हो जाता है, उसमें एक एक्टर जो लड़का है वो मर गया, लेकिन क्लास जो है ना वो उन्होंने क्लास का बॉयकॉट किया हुआ था, तो डीन आते हुए कहते हैं व्हाट्स हैपनिंग, अब वो मैंने देखा है, उस्मान पीरज़ादा साहब है, तो उन्होंने कहा क्या हुआ तुम्हें, सारों ने क्यों बॉयकॉट किया, उन्होंने कहा ये दोनों शादी नहीं कर रहे, तो हमने अच्छा उसमें एक एक्टर जो मेरा बचपन का मतलब वाकिफकार है, हशाम खान उसका नाम है, नहीं हशाम खान नौजवान लड़का है, तो अब मेरा ख्याल उसका तो मेरे वालिद साहब के बचपन, आपके वालिद साहब के बचपन से अदाकार, मेरा ख्याल अल्लाह हुमायूं सईद की बाहर भी कायम रखे, ज़िया दौर से वो मतलब ज़िया दौर से नहीं लगे हुए यार, क्या हो गया, क्यों हो गया, वो पीटीवी पर नहीं वो नहीं है, नुमान एजाज कहते तो मैं मान भी लेता, मतलब ही इज अनदर गाय, वो आई वॉच, अगर वो कभी नुमान एजाज तो देखिए ना, वो कैरेक्टर रोल्स करते हैं ना, अभी तक वो कैरेक्टर एक्टर हैं, वो मतलब कभी वो डेरा बन के आ जाते हैं, कभी कितना कमाल बटेरा, तुम्हारा दिल्ली का था वो हरैसर भी हो तो बंदे का दिल कर अच्छा हरैसर लग रहा है, वो हरैसर बनता है भाई, वो बंदा आई टेक दैट, वो बंदा जिन्होंने हरैसर बनता है ना, वो भी बने थे, जो वो ड्रामा था वो जो इंडिया में भी जी चैनल के ऊपर, वो क्या है वो जो उनका OTP प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म, जी सिनेमा नहीं Z5 जी समथिंग करके, तो उसके अंदर वो ड्रामा था सबा कमर और उनका, जिसके अंदर वो जी सिने फॉरगेट इट जो भी था, तो उसके अंदर जो सबा कमर और उनके साथ था, तो उसके अंदर वो थोड़े से जरा यो बने हुए थे, यो क्या होता है यो सॉरी यो वो कुछ थोड़े से ना कसर थी उनमें यार, इज्जत किया करो, इज्जत किया करो, इतने बड़े सेलिब्रिटी तो मजाक ना करो, he was so good at that, he's a very good actor, वो पश्तून बने थे संगे मरमर के अंदर, मतलब वो ऐसा लगता था कि यार ऐसे ही होता होगा खान किसी गांव का, ये जो है ना यो वाला सीन, सो आई वेंट टू इंटरव्यू अ डिजाइनर, तो उसने ना शुरू यहाँ से किया सारा ना, बाजी आप मेरी बात सुने ना, मुझे नहीं कह रहा था बट वैसे अच्छा वो इंटरव्यू शुरू हुआ, अब मैं तो मतलब नहीं मोल्ड नहीं करता, आई एम बड़ा है, तो वो थोड़ी देर बाद फिर वो मेरे साथ पंजाबी बोल रहा था, और वो फैसलाबाद का था और वो मैं भी फैसलाबाद का, और वो पक्का जो है ना मतलब पंजाबी, तो वो फिर आ गया अपने उस पे सीधा हो गया, हाँ भाई तुसी हुन वेखो ना, वो मैंने फोन करके पूछते ने कि कुड़ियां कह जी हैं ये वो ना मॉडल, वो फुल पंजाबी में आ गया, शुरू वहां से हुआ था, बट यू नो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, बिकॉज बैक स्टेज मॉडल्स नीड टू फील कंफर्टेबल विद यू, इस वजह से वो करना पड़ता है। रासम डिड यू रियलाइज दैट आप भी उर्दू से एकदम अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गए हैं? सर मैं देखें लाइफ में आप जितनी की अच्छी पंजाबी बोल रहे हैं उतनी की अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, और जितनी की अच्छी उर्दू बोले उतनी की अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, यही जिंदगी है। ये मैंने ये चीज़ वैसे देखी है कि जिन लोगों की उर्दू बहुत अच्छी होती है, उनकी अंग्रेजी भी अगर वो कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल उनको ज़बान का पसंद होता है ज़बान के अंदर जो है ना वो अपने आप को इम्प्रूव करना, ज़बान ज़रूरत पड़ती है ना। मम्मी डैडी आप यहाँ पर आपका टायर पंक्चर हो जाए गाड़ी का, हाँ वो टायर बदल दो पंचर हो गया, अब आपको पता है ना, नहीं वुमेन के साथ खुद ही हो रहा है ना, फिल्म के अंदर वो जो की गाड़ी खराब हो जाती है, उनको कहने की जरूरत भी नहीं, अली भी नहीं ना जाता टायर पंक्चर लगवाना, नई स्कीम आई हुई है 5 पंक्चर सर जी, वो पैच लगना है सर, मेरे तो गाड़ी से 5 पंक्चर निकलने जो तो भी सर सुने तो सही ना, 5 तो घट नहीं निकले, पंक्चर है 300 रुपए का, हाँ, और वो पैच है 700 रुपए का, ओके, वो सर जी अब पंक्चर बहुत वड्डा है, मैं कहा जिड्डा वड्डा है ना उन्नी वड्डी रबड़ ला। अब मैं वहां पर अगर मुझे पंजाबी ना आती हो ना तो कहेगा तो लग गया तानू पंचर लग गया 700 का। जब मैंने जवाब दिया तो उसका मालिक आ गया,
उसको इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने कहा लाना क्यों नहीं, तू बकवास ना कर, वरना अगर मैं कहता ना नहीं भाई आप ये कर ले प्लीज, तो वो काम हो गया था। अच्छा बात ये है कि हम किसी के बोलने का वो नहीं कर रहे, ठीक है, कल को मम्मी डैडी बच्चे हमारे खिलाफ हो जाए कि ये बर्गर बच्चों के खिलाफ बोलते रहते सारा, वो हमारे खिलाफ ही है वैसे भी, वो क्योंकि वो उस तरफ है। नाज़रीन हमने प्रोग्राम के showed मम्मी डैडी बच्चे आर नॉट सिटिंग ऑन देयर मोबाइल्स listening to your podcast. If you are a burger बच्चा and you are watching, और वो भी जितना लंबा ये शो हो चुका है अब तक कोई बेटा वाली देख रहा, प्रूव राणा साहब रॉन्ग, 0 लोग देख रहे हैं हमें, प्रूव राणा नहीं, खैर 0 नहीं होते, whenever I see them जाते हैं लोग, 38 लोग जाते हैं, वो बेचारे पक्के हैं, वो स्पेशली वो जो जिन्होंने आपने मेरे पे इल्जाम लगाया था कि वो हसन को पसंद करते हैं, ये करती हैं, उन्होंने बताया भी था, उनको बता भी देना कि हमने एक्नॉलेज भी करें कि उन्होंने बताया कि वो एक बुजुर्ग खातून है, वो अपने बेटे के मोबाइल पर हमारा शो देखती हैं और वो आपको चारों को तीनों को हमें दुआएं दे रही है। Now she comments on my channel, on every video. राणा साहब आपने हमें पैसे देने हैं, आपने हमें पैसे देने, हमने आपको लॉयल फॉलोअर दिए एक फॉलोअर के, और नाज़रीन आप डरना, आपने सोचना ये नहीं है कि रेट तय कर लेते हैं, ₹5 पर वीडियो लेंगे। हाँ उसकी, हाँ एक बंदे की 5 रॉयल्टी 150 रुपए दिन की महीने फॉर लाइफ, 30 वीडियोस 150 30 कर रहे हैं आप, कितनी कर रहे हैं अभी वीडियो? और उसकी कर रहे हैं ना साहब, 2 उसकी एक कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, एक वीडियो 150 ज्यादा किया करें ना, ताकि हमारे पैसे नहीं वो आई हैव मल्टीपल चैनल्स, he has multiple channels। और नाज़रीन हमारा यही चैनल है नया दौर का, उसमें आप देख सकते हैं सिटिंग कमेटी हर मंडेज और ट्यूसडेज को। भाई वो कमेंट एक ही चैनल पे आ रहा है, आप ज्यादा बड़े ना नहीं हमारे से मुकले ना आप ₹5 के हिसाब से। उन्होंने मुकली है, उन्होंने कहा 150 दूंगा क्योंकि सिर्फ 30 दे रही है। नहीं लेकिन अगर उनके मल्टीपल चैनल, हाँ अगर दूसरी तरफ नहीं दे रही ना कमेंट, अगर वो दूसरी तरफ जाके करेंगी कमेंट तो उसकी भी फिर ₹50 फी, ₹5 फी वीडियो मिला। नहीं 2 चैनल्स हैं तो फिर उसका रेट डिफरेंट होना चाहिए, 8 होना चाहिए। हम अभी नाज़रीन इनके लिए, राणा साहब के लिए अपना वो बनाते हैं कार्ड, हमें ये देखें किसी ने मग बनवा के दिए हैं, अगर आप इस तरह कुछ बनवा के देना, मैं नहीं बनवा के दिल्ली का बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया अगर आपने हमारा शो देखा। कल हम डरे नहीं से भी रेड है, बाहर से भी रेड है, डरे नहीं है, कल हम साइबर क्राइम्स की जो गुफ्तगू है ना और क्या क्राइम हो रहे हैं, बिल्कुल लगता है ऐसे जैसे कोक स्टूडियो ने किया हुआ है, लेकिन उन्होंने हमें लगता है यार कोक स्टूडियो हाँ नहीं, लेकिन देखिए सिटिंग कमेटी लिखा हुआ है, इसमें लिखा ऊप्स, एक लिखा है वाओ, हाँ एक और जगह लिखा है वाओ, फिर एक और जगह लिखा है वाओ। It represents the pop culture. Even though we are old, but still हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, वो मतलब वो कहते हैं बूढ़ी घोड़ी और यो नहीं है, यो लाल लगाम। ऑन दैट नोट हसन इफ्तिखार, आदिवासी और राणा बकास भी राणा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।